इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले ये तनाव अपने इख्तिताम पे पहुंच गए हैं और अगर आप इंडियन हैं तो आपको लगेगा कि इंडिया जीत गया और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान जीत चुका है। लेकिन अगर मैं इस चैनल की हिस्ट्री के ऊपर बात करता हूँ तो मैंने 1965, 1971 और 1999 की वॉर को कम्प्लीटली डिस्कस किया है, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एनालिसिस दिया कि वॉर स्टार्ट किसने की, कौन से ऐसे रीजंस थे जिस पे लोगों ने शरारतें करना शुरू की और उसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह अपने अख्तिताम को पहुँचा। अब मैंने वहाँ पे रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने वहाँ पे बुक्स कोट्स की हैं और आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे एक मैंने चौथी वीडियो बनाई और वो थी राम मंदिर के ऊपर। मतलब 1500 यानी कि सन 1500 जब मुग़ल यहाँ पर आए थे, उससे 300 साल पहले राम मंदिर के ही आर्कियोलॉजी साइट के ऊपर प्राचीन मंदिर की जो सारी हिस्ट्री थी वो मैंने वहाँ पे आपको बता रखी है। वो सारी रिपोर्ट्स भी मैंने वहाँ पे शो कर रखी हैं। अब उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है उस पर कभी फिर बात करेंगे। उस वीडियो के ऊपर मैंने अपनी कोई ज़ाती राय नहीं दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस 18 मिनट की वीडियो को लोगों ने कंप्लीट वॉच नहीं किया, जहाँ पर आखिर मोमेंट्स पे जाके मैंने कंप्लीट कोर्ट्स के डिसीजन और वो डिसीजन किस बेस के ऊपर थे वो मैंने सारे के सारे डिस्कस किए। बट पब्लिक जो है वो एक नैरेटिव के ऊपर चलती है। ये जो वर्ड है नैरेटिव वाला, यही हमारा वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि अगर आप इंडियन हैं, आप मुझे देखेंगे क्योंकि एक पाकिस्तानी चैनल है तो आपको लगेगा कि यार ये पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको लगेगा कि हाँ पाकिस्तान के बारे में बात करेगा। शायद आप दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं विद एविडेंस चीज़ें बताना शुरू करूँगा तो शायद आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, आपको बुरी भी लग सकती है या आप मेरे अगेंस्ट ट्रेंड भी चला सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे। द टॉपिक इज़ नैरेटिव। जिस नैरेटिव की वजह से पॉलिटिशियन अपना वोट बैंक कायम करते हैं और इस तरीके से दुनिया चलती है, क्योंकि एट द एंड जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बैक किए जाते हैं बाय द पब्लिक। अब सिचुएशन सबसे पहले शुरू होती है पहलगाम अटैक से। जो पहलगाम अटैक कश्मीर में एक ऐसा साइट है जो कि बहुत ही हिस्टोरिकली रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वो ऐसा स्पॉट है जहाँ पर मल्टीपल टाइम पहले भी अटैक हो चुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर पर चोरी होती है, मैं अपने घर की सिक्योरिटी को मेक श्योर करूँगा कि वो अच्छी हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपने गेट्स मेक श्योर करूँगा कि अच्छे हों, ताले चेंज करूँगा, जो ज़रूरत नहीं होगी ताले चेंज करूँगा, सीसीटीवी कैमरास लगाऊंगा और अपने मोबाइल में सर्विलेंस रखूँगा, आने जाने वालों को शक की निगाह से देखूँगा। अब अगर मेरे घर में दोबारा चोरी हो जाए तो मैं मज़ीद अपने उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करूँगा, और अगर यही इवेंट 4-5 बार हो जाएंगे तो मैं अपने घर को एक बंकर की तरह भी बना सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरी जमा पूंजी और मेरी सिक्योरिटी मैटर करती है। अब एक ऐसा स्पॉट ही है पहलगाम भी, जहाँ पर पहले भी अटैक हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा पहलगाम, जैसे मैंने रिलीजियसली इंपॉर्टेंस की बात की है, तो अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री इसी स्पॉट से यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं, तो ये स्पॉट इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर ये कोई आम सड़कों जैसा स्पॉट नहीं है। यहाँ पर आपको खच्चरों की मदद से, पोनीस की मदद से, या आपको बाय फुट ट्रैक करके इस स्पॉट पे जाना पड़ता है। और सिग्नल्स की भी यहाँ पर कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी कि नॉर्मल एरियाज़ में फुल सिग्नल अवेलेबल हों। अब बात कर लेते हैं कि पहलगाम कहाँ पे है। कश्मीर में। कश्मीर वो चीज़ है या कश्मीर वो जगह है जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो कश्मीर की वजह से ही हैं। मतलब कश्मीर तुम्हारा है या हमारा, इस बात के ऊपर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद भी जंग हुई। 1965 में ऑपरेशन जो कि 1965 की वॉर से 1 साल पहले हुआ था जिब्राल्टर, वो भी इसी बेस के ऊपर हुआ था। 1999 में भी कारगिल की जितनी भी शरारतें थी वो भी कश्मीर की वजह से हुई थी। और LOC और ये सारा कुछ आपके सामने है, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम हमने इस चैनल में बात की है। अब सिचुएशन ये है कि इसका टोटल रकबा है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान कोई अराउंड 6-7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब ये पाकिस्तान से 5-6 गुना छोटा है। अब पाकिस्तान की आर्मी को तकरीबन 8-7 लाख के करीब है, लेकिन कश्मीर के अंदर इस 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 7 से 8 लाख फौजी ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि इस 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पूरी पाकिस्तान आर्मी जितने पर्सनल ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं सिर्फ इस एरिया को सिक्योर करने के लिए। और एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर मल्टीपल टाइम पहले अटैक हो चुके हैं, वो स्पॉट इस वक्त एक आर्मलेस स्पॉट था। मतलब टेररिस्ट बड़े आराम से जंगलों में से आते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उनकी एथनिसिटी पता करते हैं, एथनिसिटी पता करके उन लोगों को मार देते हैं, औरतों को छोड़ देते हैं कि जाके मोदी को बताओ कि हमने ये सारा कुछ किया है। आर्टिकल 370 की रिमूवल के वो बेस बना के गुस्सा निकालते हैं और उसके बाद इंटरनेट पर जाके वो बताते हैं कि हमने किया है, और आराम से मोटरसाइकिल्स पे बैठ के चले जाते हैं। उसके
बाद जब बात नीचे पहुंचती है तो फिर 10-15 मिनट उनको भी पहुंचने में लगते हैं, लोकल्स भी वहां पे हेल्प आउट करते हैं। बट होता ये है कि इस इंसिडेंट के ठीक 10 मिनट के बाद एफआईआर कट जाती है, और उसके बाद जैसे ही खबर इंडियन मीडिया पे चलती है तो विदाउट एनी प्रूफ, चूँकि पब्लिक नैरेटिव पे चलती है, नैरेटिव सबसे पहले जज्बात पे कायम होता है, तो पब्लिक जज्बात में आकर ये काम करती है कि जनाब पाकिस्तान ने अटैक किया और पाकिस्तान को सफ़ास्ती से मिटा दो। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? नैरेटिव कहाँ से डेवलप होता है? मीडिया। नैरेटिव कहाँ से डेवलप होता है? मूवीज़। नैरेटिव कहाँ से डेवलप होता है? पॉडकास्ट। नैरेटिव कहाँ से डेवलप होता है? आपस में इंटरकनेक्टेड तेरा मेरा दोस्त जो कि खुद उसी नैरेटिव से ही अपना नैरेटिव बना के बैठे होते हैं। सबसे पहले बात की जाए पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बीजेपी जो कि आरएसएस आइडियोलॉजी से इंस्पायर है। अब आरएसएस आइडियोलॉजी को अगर हम बैक में जाके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 1940s के इर्द गिर्द या 1930s के इर्द गिर्द जब जर्मनी में हिटलर और दूसरी साइड पे इटली पे मुसोलिनी के जैसे डिक्टेटर्स की हुकूमत थी, तो ये लोग भी बिल्कुल एक सुपीरियर रेस डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे थे। अगर आप ज्यूइश हैं या आप किसी और एथनिसिटी से हैं तो होगा ये कि आपकी खैर नहीं है, आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म है, आपके लिए अपनी पसंद की लड़की से शादी करना जुर्म है, आपके लिए रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और अगर आप क्रिश्चियन हैं या आप आर्यन रेस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से लग्जरीज मिलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करती थी। दूसरी जानिब इसी आरएसएस आइडियोलॉजी से इंस्पायर, अब ये बात इमरान खान करते रहे हैं, बार बार करते रहे हैं, क्योंकि इमरान खान एट द एंड ऑफ द डे एक बैक हिस्ट्री सपोर्टेड बात कर रहे थे। अगर आप इमरान खान की बात को भी छोड़ दें तो आप हिस्ट्री चेक कर लें तो आरएसएस की आइडियोलॉजी भी नाजी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर थी। और ये आइडियोलॉजी डेवलप करने वाले कौन थे? नथुराम गॉडसे। अब ये वही नथुराम गॉडसे भाई साहब थे जिन्होंने गांधी को मारा था, क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसा की बात करते थे, और जब अहिंसा वाली बात करते थे तो पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने अपने कंट्री के अंदर भूख हड़तालें की थी। यही वजह थी कि ये सब कुछ गांधी के इन हरकतों को नथुराम गॉडसे बर्दाश्त नहीं करते थे और उन्होंने उसको मार दिया। अब यही चीज़ आइडियलाइज की गई गांधी वर्सेस गॉडसे जैसी मूवीज़ बनाकर, जहाँ पर यह बताया गया कि कांग्रेस और गांधी या नेहरू की जो थ्योरीज थी या उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो टोटली बकवास थी। जो काम अब हो रहा है ये मोदी जी कर रहे हैं, और यही चीज़ चली है 2014 से। सबसे पहले मोदी जी ने आकर वो तमाम शहर जिनका नाम जैसे औरंगाबाद या इस तरह के अहमदाबाद जैसे नाम थे वो हटाकर कुछ डिफरेंट नाम रखना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखना शुरू किया कि भाई इंडिया के अंदर एथनिक बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लग रहा था, और ये सारा कुछ चलते चलाते 2019-2016 वो तमाम चीज़ें होना शुरू हुई। उड़ी अटैक हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, उसका ब्लेम पाकिस्तान को दे दिया गया। 2019 में भी ये बात नहीं सीखने को मिली कि जनाब अभिनंदन को पकड़ा गया। लेकिन फिर बात आती है नैरेटिव की, क्योंकि उस टाइम पर भी इंडियन मीडिया, इंडियन मूवीज़ लोगों का दिमाग इस कदर भर चुके हुए थे कि अभिनंदन के कैप्चरिंग के बाद भी वो ये लोग समझ रहे थे कि जनाब अभी भी इंडिया जो है वो डोमिनेंसी पे है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक नैरेटिव है जो कि जज्बात से फैला हुआ है। उसके बाद होता यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐलान करती है, पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है, और सबसे बड़ी बात जो कि मोदी हुकूमत में होता है और वो होता है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको मनसूख कर दिया जाता है। अब मनसूख हुआ है तो ये समझा जाएगा कि जनाब पाकिस्तान में पानी आना बंद हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद बगैर किसी ऐलान के पानी छोड़ भी दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो कि मीडिया टेंशन के बगैर होती हैं, लोगों को पता नहीं चलती, ये काम पीछे से जारी रहते हैं। अब टेंशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जनाब ये एलिगेशन दोबारा से लगा दी जाती है कि जनाब जो टेररिस्ट हैं जिनके उन्होंने खाके जारी किए थे, उन टेररिस्ट को इंडिया के अंदर पकड़ा नहीं जा चुका, क्योंकि जहां पहलगाम है, पहलगाम से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब ये 270 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आ भी जाते हैं, वहाँ से वो चलते हैं और पंजाब पूरा क्रॉस करके लोअर पंजाब बहावलपुर में आके वो सेटल आउट हो जाते हैं, और इंडिया को इस चीज़ का पता लग जाता है। अब होता यह है कि इन तमाम एलिगेशंस के बाद इंडिया सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर जो बाउंड्री है उसकी वो वायलेशन करता है, और उसके बाद वो गाइडेड मिसाइल जो है इन एरियाज के ऊपर रात की तरीके में फेंक देता है, और उसके बाद घमसान का रन शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर से नैरेटिव आ जाता है। नैरेटिव ये कि जनाब पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम पे अटैक किया, हमने उसका जवाब दिया। अब पाकिस्तानी यही कहेंगे कि जनाब हमने तो कोई अटैक नहीं किया। देखें, जब पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बात कही थी कि जंग के हालात में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स चाइना, अमेरिका जाते थे निगोशिएट करने के लिए, लेकिन उनको कोई इतनी ज़्यादा खैर खबर नहीं मिलती थी।
एक सिंपल रूल है, अगर आप कसूरवार हैं तो दुनिया भी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इस बार इंडियन मीडिया, जो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करता था, उनको बहुत ज़्यादा पिक्चराइज़ करता था और उन्हें एक हीरो की तरह सामने लेके आता था, इस बार वो भी अकेले पड़ गए। और सिंपल रीज़न थी कि इस बार अब एक बेवकूफ़ी जो कि सारे के सारे कंट्री वाइज के लोग करते हैं कि उनको ये लगता है कि बाकी कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस हुई हुई है, CIA को इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबको ये मालूम था कि ये शरारत कहाँ से शुरू हुई। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं, इसके पीछे बहुत सारी हमारे पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी हैं, जिसमें से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि अब इंडिया की जानिब से आ रही है और बहुत सारे पेजेस की जानिब से आ रही है, वो ये आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और अमेरिका ने फ़ौरन से उस अटैक के बाद एंटर होकर सुलह भी करवा दी। $3 बिलियन की पाकिस्तान को जो है IMF से एक ग्रांट भी मिल गई है। अगर इसी तरीके से यही आइडियोलॉजी चलानी है तो कुछ आइडियोलॉजी मैं भी चला देता हूँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं भी चला देता हूँ। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इजराइल की। इजराइल के बने हुए जितने भी ये मिसाइल्स थे या जितने भी ये ड्रोन्स थे, अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में भेजे जाते हैं, उनको बाद में उनको जो है वो कर भी दिया जाता है, न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाता है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि जनाब इजराइल जो है वो वाया पैलेस्टाइन, उसके बाद वो इंडिया तक एक रूट बनाना चाहता है। अब इस रूट के लिए उसको सपोर्ट हासिल होनी चाहिए अमेरिका की, लेकिन अगर अमेरिका ने इसकी सपोर्ट करनी थी तो वो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट में क्यों आया? इस तरीके से मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो नैरेटिव लोगों के जहन में कायम हुआ है वो नैरेटिव आपको ये चीज़ देखने पर कभी भी उकसा नहीं सकता कि हकीकत में हुआ क्या। आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। एक नैरेटिव की और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे ही ये सारे इवेंट्स होना शुरू हुए, इंडिया ने पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट बैन करना शुरू कर दिए और तकरीबन सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में अकाउंट्स बंद किए। इसके अलावा पाकिस्तानी सहाफ़ी, समझ आती है बात कि भाई पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के हक़ में बात करनी है, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने पाकिस्तान के हक़ में बात करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्समैन, इन तमाम लोगों के भी अकाउंट बैन किए और इसके अलावा मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट भी बैन कर दिए। अब होगा इससे क्या? टोटली मीडिया ब्लैकआउट और सिर्फ बचता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ने जो हरकतें की उससे इंडियंस खुद परेशान थे, और वो क्या थी कि मैं मुल्तान से 80 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मुझे नहीं था पता कि मुल्तान में समंदर है। चीचावतनी यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और मैं कोई तकरीबन 100, 300, 400 बार तो उस शहर को क्रॉस कर चुका हूँ अभी तक। मुझे नहीं था पता कि वहाँ पे एयरपोर्ट है। लाहौर में भाईजान बंदरगाह थी, मुझे पता ही नहीं था। कराची में आके वो लोग घुस चुके हुए थे। मतलब ये वो लोग हैं जो कि पूरे 10 सालों से आपको अपनी आर्मी का एक पार्ट पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि आप लोग कितने सुपीरियर हैं। आप लोगों ने एवोल्यूशनरी थ्योरी की भी ऐसी की तैसी कर दी है, क्योंकि आप पिछले 2000 साल से इकट्ठे रहते हुए आए हैं। जितनी अक्लमंदी आप में है उतनी ही अक्लमंदी बॉर्डर के इस साइड पे भी है। सिर्फ एक लाइन लगी है, लेकिन 70 साल के अंदर अंदर इतनी एवोल्यूशनरी डम्बनेस क्रिएट नहीं हो सकती जितनी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक RSS आर्यन नस्ल वाली जो सोच थी वो इंप्लॉय करना स्टार्ट कर दी कि जैसे बॉर्डर के उस पार जो है वो गुर्बत है, भिखमंगी बात है। गुर्बत और भिखमंगी के ऊपर भी आते हैं। एक और नैरेटिव, ये नैरेटिव जो है वो मीडिया की जानिब से फैलाया गया 2022 में कि जी पाकिस्तान के पास खाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास पहनने को कुछ नहीं है। एहसन इकबाल ने सिर्फ IMF के बेल आउट के लिए डॉलर्स की कमी की वजह से बात की थी कि भाई चाय की प्याली एक कम कर दो। इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में पैसे नहीं है, इस वजह से कि चाय हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। भाई अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही होती तो कभी भी वो मना ना करते। सिर्फ और सिर्फ एक तजवीज़ दी थी उन्होंने, ऑर्डर नहीं था दिया, और लोगों ने कम भी नहीं की, ज़्यादा ही पियो नहीं है। लेकिन बात यह है कि आबादी बढ़ने के साथ ज़्यादा ही होगी ना। बात यह है कि उसके बाद पाकिस्तान अभी तक चल रहा है और अब जो है वो सारी दिवालिया वाली बातें भी एंड हो गई हैं, क्योंकि इस तरह के टाइम कौमों के ऊपर भी आते हैं। 93 में इंडिया के ऊपर भी आए थे जब सिर्फ 15 दिन के रिसोर्सेज बाकी रह गए थे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी आई थी। फूड सिक्योरिटी इस वजह से आई थी क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो थी वो थोड़ी सी वर्स थी, और जो स्टेप और इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए थे उससे हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा था, और 3-4 महीने के लिए ज़रा फूड सिक्योरिटी जो थी वो क्वेश्चनेबल हो गई थी। लेकिन उसको भी बाद में एड्रेस कर लिया गया। अब वो एड्रेस पॉजिटिवली किया गया, नेगेटिवली किया गया, ये एक इंटरनल मैटर है जिसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइम इसी चैनल के ऊपर बात की है। लेकिन बात यह करने की कि जनाब ये नैरेटिव जैसे इंडियंस के दिमाग में आया, पिछले 3 साल से यही नैरेटिव चल रहा है, और इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं। कटोरा लेके मांगोगे कोई भीख नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरीके से इससे 10 साल पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नैरेटिव बना, और वो ये नैरेटिव था कि भाईजान पाकिस्तान जो है वहां पर टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। सब प्लेयर्स को मना किया जाता था, सब इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को मना किया जाता था। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आई, पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी हुए। सिर्फ एक क्रिकेट इंटरनेशनल
बैन थी, बाकी तमाम इवेंट्स उस टाइम पे भी चल रहे थे। पाकिस्तान ने उससे 10 साल पहले एक गलती की थी और वो थी वॉर और टेरर में अमेरिका का साथ दे के अफगानिस्तान के खिलाफ। अब उससे हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर अटैक होना स्टार्ट हो गए। पाकिस्तान को जब ये गलती रियलाइज हुई तो पाकिस्तान अपने आप से इन तमाम चीज़ों से विड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ये तमाम गलतियां कर चुका है, 70-80 हज़ार सिविलियन की जानें गंवा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी नैरेटिव ये कायम है कि जनाब पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान से हम बात नहीं कर सकते, पोटेंशियल टेररिस्ट हैं बच्चे हमारे, लेकिन थर्ड जो है पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से तो हमने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान से। लेकिन एट द एंड जब पाकिस्तान ने सुबह 5 बजे एलानिया हमला किया और इनके एयर बेसिस के ऊपर हमले किए, इनके एयर बेसिस के ऊपर खच्चे उड़ा दिए मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर, मोदी जी के गुजरात के ऊपर भी, तब इन्होंने अमेरिका की सीज़ फायर वाली बात को माना। जब अमेरिका ने सीज़ फायर का ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, अगर इंडिया को कोई इशू होता तो वो सरकारी तौर पर इसका ऐलान करता। पूरे दिन इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स, इंडियन आर्मी डेलीगेट्स, इंडियन गवर्नमेंट डेलीगेट्स ये कह रहे थे कि जनाब हम इतना ज़्यादा जंग में तनाव नहीं चाहते, क्योंकि जवाबी वार आ चुका हुआ था। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इंडिया को समझने की ज़रूरत है। अभी भी इंडिया नहीं समझेगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी फ़र्क पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत कुछ सीख चुका है, गलती करेगा दोबारा सीखेगा, लेकिन चलता रहेगा सिस्टम, लोग भी बढ़ते रहेंगे और सिस्टम भी चलता रहेगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो चीज़ इंडिया के अंदर अब आ चुकी हुई है, ये चीज़ निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो है ये एक ब्लंट सोच, एक ब्लंट नैरेटिव जो कि वाया बॉलीवुड, वाया यूट्यूबर्स इंडिया के अंदर, इंडियन पीपल के अंदर भर दिया गया। अब पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली मूवीज़ बनाई जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान में घुसना बहुत आसान है, पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान है। मल्टीपल टाइम पे एक ही बंदे को मारा गया है, मल्टीपल टाइम में एक ही स्क्रिप्ट को बार बार रिवाइज किया गया है। अब उसके ऊपर डिफरेंट आंसर्स भी आ चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि नहीं हमारे हीरो हैं। उसके बाद बात की जाती है इंडियन यूट्यूबर्स की, जो कि जियो पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर पहले तो पाकिस्तानी पब्लिक को प्लीज़ करते हैं कि जी हम जियो पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बाद में वो सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें करते हैं। एक और नैरेटिव जो कि इंडिया में चलता है कि जी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लोगों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव करती है। अब पाकिस्तान में लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर एतराज़ है, पॉलिटिकल रोल के ऊपर एतराज़ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आर्मी की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई शक किया जाए। आप इसका आंसर परसों देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, लेकिन बात वही है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव। इसी तरीके से ये सारा कुछ चलता रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान का एटलीस्ट जो स्टांस है वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इंडिया ये ब्लेम कर रहा है कि जनाब हम अकेले रह गए हैं, चाइना ने भी हमारी सपोर्ट नहीं की, अमेरिका ने भी हमारी सपोर्ट नहीं की। अब हालांकि देखा जाए तो फ्रांस, इजराइल और इन तमाम कंट्रीज़ के बने हुए हथियार जो कि इंडिया ने इस्तेमाल किए थे रात के टाइम पे, वो सारे हथियार और उनके स्टॉक जो है वो टोटली गिर चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया की बात इंडिया नहीं मानता, चले पाकिस्तान दूर की बात है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दूर की बात है, इंडियन जर्नलिस्ट दूर की बात है। इंटरनेशनल मीडिया लाइक CNN, इंटरनेशनल मीडिया लाइक वाशिंगटन पोस्ट, इंटरनेशनल मीडिया लाइक अल जजीरा या इस तरह के डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, उनकी बात भी इंडियन नहीं मान रहे कि जनाब ये पेड सोर्सेज हैं, इनको पे किया जा सकता है, इनसे कुछ भी कहा जा सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसे लोगों को समझाने से अच्छा है कि आप ऊँट को रक्षे पे बिठाना शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी हो चुका है कि ऊँट रक्षे पे बैठ चुका है, तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कि कैसे बहुत सारी रैंकिंग में इंडियंस पीछे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर बात की जाए या इनकी इंटेलेक्चुअलिज्म जो पूरी दुनिया में फैली हुई है अगर उसके ऊपर बात की जाए, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ इंडियन मैसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अब ये बात कहना कि जंग में कौन जीता या जंग में कौन हारा, तो स्टैट्स अगर निकाले जाएँ तो फिर बात वही है कि स्टैट्स मैटर नहीं करते, जज्बा मैटर करता है। हमने मैसेज देना तो दे दिया, तो भाई सबसे ज़्यादा नुकसान, बल्कि 10-15 गुना ज़्यादा नुकसान जो है वो इंडियन का हुआ है, राफेल तैयारे गिरे। अगर आप राफेल तैयारों की बात नहीं मानते, आप अपने गवर्नमेंट डेलीगेट्स की बात नहीं मानते, तो उन इंटरनेशनल मीडिया, रूटर्स और इन तमाम सोर्सेज की ही बात को एक बार जाके पढ़ लें, VPN का यूज़ करें और देखें कि इंडिया से बाहर की दुनिया क्या कह रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाईजान फिर से वही मूवीज़ बनेंगी, फिर से वही पॉडकास्ट लगेंगे, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बोला जाएगा। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं भूली जाएगी कि परसों मतलब कि 10 मई को क्या हुआ था, क्योंकि मई जो है वो बहुत ही भारी महीना साबित होता है। तो भाई इस नोट के ऊपर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करता रहूँगा तो बात जो है वो बेमानी ही रहेगी। क्योंकि
अब सबूत आप लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी नहीं माना जाना। सीज़ फायर हो चुका है, DGMOs की मीटिंग होनी है और उसके ऊपर क्या पॉइंट्स होने हैं इसका इंतज़ार करेंगे। अगली वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। फ्यूचर में मोदी जी का नवंबर में बिहार में होने वाले इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। अब बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि ये मोदी का एक ऐसा वार था जो कि छुरी वाला वार था, जिसके ऊपर मोदी साहब जो थे वो टिके हुए थे कि वो इससे अपनी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि पिछले साल मोदी जी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा टफ टाइम देख चुके हुए हैं अपोजिशन के अगेंस्ट। तो शायद इससे मोदी जी को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता, मगर अब ये भी ना दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या में आगे हैं और आप अमेरिका को या आप इस तरह के वीटो पावर कंट्रीज़ को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, तो ये शायद एक गलती है, और जो कि अभी तकरीबन आपको समझने में टाइम लग जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए आस्ता ला विस्ता।